नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जब राहुल गांधी से जून में 5 दौर की इंट्रोगेशन हुई, तब भी दिल्ली की सड़कों पर देश के अलग अलग राज्यों की राजधानी में भी हंगामे देखने को मिले थे। और सोनिया गांधी से जब जुलाई में 3 बार पूछताछ के लिए उनको ईडी के दफ्तर बुलाया गया, तब भी दिल्ली में आप हंगामे देख रहे होंगे। रोजाना का काम था ये। रोजाना दिल्ली पुलिस के साथ टकराव, बसों में उनको ले जाना, जगह जगह उनको उतारना, ये हंगामा और मीडिया में सुर्खियां। अभी इस समय जो ईडी की कार्रवाइयां चल रही हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील करना हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे से 7 घंटे की पूछताछ हो, या उससे पहले भी जो तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई हैं, उनको लेकर के भी इधर कांग्रेस के सुर कुछ ज्यादा ही तीखे हैं। वो बहाना जरूर बना रहे हैं महंगाई का, जीएसटी का, बेरोजगारी का, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। अगर महंगाई का ही विरोध आप कर रहे हैं, जीएसटी बढ़ाए जाने का ही विरोध कर रहे हैं, अगर बेरोजगारी का ही आप मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसके लिए काले कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। बहुत सारे सवाल आज उठे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जो दूसरे विरोधी दल हैं, वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में कम से कम अभी तक दूसरा जो सबसे प्रमुख विरोधी दल है, यानी कांग्रेस, उसके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं इस मुद्दे पर। और 2024 की संभावनाओं पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं लखनऊ से, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि इस कदर घबराहट क्यों दिखाई दे रही है कांग्रेस में? रोज रोज हंगामे क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, घबराहट तो कारण बहुत साफ है। और आपने अगर गौर किया हो तो जो इस पूरे मामले के जो मूल पिटिशनर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये बहुत साफ कहा है, कल ही कहा है कि या तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी प्रियंका को कस्टडी में ले ले और उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करे और इनको जेल भेज दे, और या ट्रायल का इंतजार करे और इनका कन्विक्शन का इंतजार करे। यानी दोनों स्थितियों में अब जेल तो जाना ही है। और सबसे बड़ी बात जो आपने गौर किया होगा, अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो ड्रैकोनियन, जो सबसे बहुत ही कठोर जो प्रोविजन है, उन सबको अपहेल्ड किया है। और उसके बाद अभी इसी हफ्ते 17 विपक्षी दलों ने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट से कि साहब इस फैसले को रिकंसीडर किया जाए। वकीलों ने ये भी कुछ ने आपत्ति की है कि कुछ मामले जो 420 के हैं या छोटे मोटे मामले चीटिंग के हैं, जो आईपीसी की धाराओं में कवर होते हैं, वो भी आ गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ये बात एक तो बहुत साफ है कि अब कन्विक्शन होगा, ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और आपको मालूम है कि दोनों माँ बेटा इस समय दिल्ली की सेशन कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। तो एक तो घबराहट की वजह ये है। और दूसरी बात ये है कि जो अब जो उनके अहंकार को, उनके अहम को जो ठेस पहुंची है, जो कांग्रेस के प्रथम परिवार का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, हमारा अधिकार है, अच्छा तुम हमसे पूछोगे, ईडी हमको तलब करेगी, तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि एज इफ वी आर अबव लॉ, हम कानून के ऊपर हैं, तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसको चुनौती मिल रही है। और एक भारत के बहुत मशहूर थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट रजनी कोठारी, उनका जी ये जी। कहना था कि कांग्रेस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और इस पॉलिटिकल सिस्टम, कांग्रेस के बनाए हुए पॉलिटिकल सिस्टम में
कोई जवाबदेही या पारदर्शिता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में पिछले 8 साल में अब जो सरकार का जोर है, वो जो है पूरे सिस्टम में जो ह्यूमन इंटरफेस है, यानी किसी भी व्यक्ति को कम से कम सरकारी कार्यालय जाना पड़े। मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और मेरा इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ एग्जामिन हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा जो है एक समय सीमा में मेरा जो जो टीडीएस है वो पैसा मेरे खाते में रिफंड आ जाता है। तो इसके चलते भी अब परेशानी बहुत लोगों को हो रही है। और आपको ये ध्यान होगा कि मोदी जी के राज में अब तक जो है केवल केंद्र सरकार ने देश भर में तमाम लाभार्थी जो भिन्न भिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं 23 लाख करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में भेजा है। यूपी में ये धनराशि करीब 3.5 लाख करोड़ है। तो इतनी बड़ी धनराशि को सीधे जनता के खाते में भेजना, जनता को उसका 100% लाभ देना, बीच में लीकेज ना होना, जो राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि हम जो है 1 रुपया भेजते हैं राज्यों को, राज्यों को 15 पैसे पहुंचता है। तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कह दिया, वो भूल गए। लेकिन इस 85 पैसे के लूप होल को, इस गड्ढे को प्लग किया नरेंद्र मोदी ने। तो पूरे सिस्टम में जो एक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ऐसा है कि ये आबादी के बहुत छोटे तबके को इससे मतलब है। या तो आप टॉप पॉलिटिशियन हो, टॉप बिजनेसमैन हो, टॉप ब्यूरोक्रेट हो, बाकी लोगों का मतलब नहीं है। तो कांग्रेस के सामने अब जो है बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और ये संकट केवल कांग्रेस का नहीं, ये कांग्रेस के परिवार का ज्यादा बड़ा संकट है। क्योंकि परिवार को ये खतरा अब लग रहा है कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका दोनों जेल गए तो परिवार की पार्टी पे पकड़ ढीली हो सकती है। जो जो G23 बना था कांग्रेस के नेताओं का ग्रुप, जिसने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और तमाम मांगे अपने सामने रखी थी, उसके प्रमुख नेताओं में कपिल सिब्बल थे जो अब समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के एमपी हो गए, या गुलाम नबी आजाद थे, शशि थरूर थे, मनोज तिवारी थे, और भी कई लोग हैं। तो इन सबको ये जो G23 है, जो असंतुष्ट खेमा है, जो 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 डिसिडेंट ग्रुप है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और कांग्रेस के अंदर आप ये देखिए, आज इन्होंने महंगाई पे जो है इन्होंने ये कहा कि साहब ये हमारा जो संघर्ष आंदोलन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टिव के खिलाफ नहीं है, ये महंगाई के खिलाफ है। अब मंगलवार को लोकसभा में डिबेट हुई महंगाई के ऊपर, बुधवार को हुई राज्यसभा में। कांग्रेस के किसी भी सांसद ने बिना किसी तैयारी के महंगाई क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, अमेरिका में 10% महंगाई पर चल रही है, इंडिया में अभी 7% के नीचे है, किस वर्ग की क्या समस्या है, उन्होंने ये नहीं बताया कि जीएसटी तो लगातार बढ़ रहा है, कार की सेल लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्कूटर और साइकिल की सेल नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी रिकवरी के शेप की हो रही है, जो ऊपर वाला है वो ऊपर जा रहा है और जो नीचे वाला है नीचे जा रहा है। यानी जो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जो हमारी वर्कफोर्स है 47 करोड़, उसका जो उसके हाथ में जो पैसा है उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए, वो घट रहा है, वो घट गया है। महंगाई बढ़ गई है तो उसकी जो है परचेजिंग पावर कम हो गई है, और जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो हमारी इकोनॉमी का लगभग 52% है, हमारे जीडीपी का। कांग्रेस के लोगों ने इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। कोई बोल रहा था कि झारखंड में सरकार जा रही है, कोई बोल रहा था कि महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, कोई बोल रहा है कि पंजाब में ऐसा है, लोकतंत्र के ऊपर खतरा हो गया है और आजादी पे खतरा है, अभिव्यक्ति की आजादी पे खतरा है। यानी केवल शब्द आडंबर और शब्द जाल का भाषण, जो कि चुनाव की जनसभाओं में होता है, वैसा भाषण दिया गया। अब आइए राज्यसभा। कांग्रेस के सबसे मुखर प्रवक्ता भूतपूर्व फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम महंगाई की डिबेट के समय सदन में मौजूद नहीं थे, और कांग्रेस के एक और मुखर प्रवक्ता जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं जयराम रमेश, वो भी सदन से गायब थे उस दिन।
तो कांग्रेस का महंगाई के प्रति कितना कंसर्न है, कितनी चिंता है, कितना लगाव है, ये हमने लोकसभा और राज्यसभा में महंगाई के ऊपर डिबेट में देख लिया। तो और आज भी दिल्ली में अगर आपने देखा होगा कि प्रियंका तो बात कर रही थी महंगाई की, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तो कांग्रेस और जब सोनिया गांधी को सुनवाई को जब बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तब आपको याद होगा, तब मीडिया में इस बात की बहुत आलोचना हुई थी कि कांग्रेस पिछले 8 साल में कभी सड़क पे नहीं उतरी, लेकिन जब परिवार पे संकट आया तो पूरी कांग्रेस सड़कों पे आ गई। तो कांग्रेस के लिए ये महंगाई और ये बेरोजगारी और ये गरीबी या या जो आफत आई है, जो भयावह स्थिति पैदा हुई है महामारी से, वो सारे विषय कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। परिवार पे संकट आया इसलिए पूरी पार्टी सड़क पे आ गई। तो कांग्रेस ने इस आलोचना से बचने के लिए आज ईडी के खिलाफ आंदोलन को महंगाई की ओर मोड़ दिया। अब महंगाई के प्रति कितना कंसर्न है इनका, इनकी कितनी चिंता है, ये हमने आपको बता दिया कि जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो उनकी परफॉर्मेंस थी। सलमान खुर्शीद का भी बयान आया कि हमारे नेता हमें बचाते हैं तो हम अपने नेता को बचाने आएंगे ही। यानी जबान पे सच्चाई आ ही जाती है, भले ही आप ये कहें कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। असली मकसद क्या है काले कपड़े पहनने का, कि ईडी हमें निशाना बना रही है, जबकि जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि मोदी के कार्यकाल में अब तक ही करीब करीब 30,000 छापे पड़ चुके हैं और मनमोहन सिंह के समय में बहुत ही कम पड़े थे। तो ये केवल गांधी परिवार, कुल 150 केस हुए थे मनमोहन सिंह के जमाने तो में। केवल गांधी परिवार के खिलाफ ही जांच चल रही हो ईडी की, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे। सवाल ये है कि प्रमुख विपक्षी दल अभी भी कांग्रेस है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। कांग्रेस की लीडरशिप पर संकट है, सबको दिखाई दे रहा है। दूसरे विपक्षी दल इनके साथ आना तो दूर, इनके पक्ष में बयान भी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच है उनकी? देखिए, अभी जो है जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ये दोनों इतने, कल पोलिंग है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, दोनों महत्वपूर्ण चुनाव में कांग्रेस की कोई केंद्रीय भूमिका ही नहीं थी। ममता बनर्जी, शरद पवार ने मिलकर तय कर दिया कि यशवंत सिन्हा हमारे, कांग्रेस से पूछा तक नहीं गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह है ये कांग्रेस का जो ये जो अहंकार है, ये जो एंटाइटलमेंट है, जो एरोगेंस है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब जो ममता बनर्जी हैं या शरद पवार हैं या तेलंगाना का टीआरएस है या आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस है, ये अब लोग कांग्रेस के पीछे चलने को तैयार नहीं हैं। और ये कांग्रेस के पीछे चलने को तैयार हो कैसे, जब कांग्रेस का स्वयं जो है अभी लीडरशिप का इशू तय नहीं है। राहुल गांधी का पता नहीं है कि वो कब इंडिया में है, कब वो थाईलैंड में है, कब वो यूरोप में है, इटली में है या लंदन में है, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं। तो पहले कांग्रेस ये तो प्रतिबद्धता तो दिखाए कि वो अपोजिशन को लीड करने के लिए मन वचन कर्म से तैयार है, वो आइडियोलॉजिकली भी तैयार है। सबसे बड़ा जो कांग्रेस के अंदर संकट है वो है आइडियोलॉजी का। सबसे बड़ा संकट वैचारिक है। आज की तारीख में कांग्रेस पूर्णतः कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन पर चल चुकी है। यूपी हो, दिल्ली हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, इनकी पूरी टीम में जेएनयू के लोगों का कब्जा हो गया है। तो इससे जो है कांग्रेस का जो जो पारंपरिक जो मतदाता वर्ग है वो बहुत तेजी से कट रहा है और कांग्रेस को पता नहीं इसका एहसास है कि नहीं है। तो और ये वामपंथी लाइन पे चल चुकी है। इस और ममता बनर्जी को ये शिकायत है कि कांग्रेस के अंदर सीताराम येचुरी की पूछ बहुत ज्यादा है, उनका क्राउड बहुत ज्यादा है, कांग्रेस में उनकी ज्यादा सुनी जाती है। इसलिए कांग्रेस वो भी आज दिल्ली में थी, इस बात का बहुत चर्चा हो रही थी कि शायद वो सोनिया गांधी से मिलेंगी, लेकिन अभी तक ये खबर नहीं आई है कि उनका कोई इरादा सोनिया गांधी से मिलने का है। तो कांग्रेस के पीछे विपक्ष चलने को तैयार हो, इससे पहले कांग्रेस खुद तो बताए
कि क्या वो उनको साथ लेके चलने को तैयार है। झारखंड में संकट हो रहा है, कांग्रेस को मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में संकट था, सरकार गिर गई, कांग्रेस की हाईकमान को मतलब नहीं है। पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, पूरी कांग्रेस का हाईकमांड केवल परिवार को बचाने में लगा है। ये आप देख रहे हैं 2 महीने से जो हो रहा है। तो कांग्रेस के सामने इस समय सबसे बड़ा 2 संकट है, पहला विचारधारा का और दूसरा परिवार का, इनका अध्यक्ष कौन हो, दूसरा लीडरशिप का। अब आप देखिए राहुल गांधी लगातार बिना किसी संदर्भ के वीर सावरकर को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अटैक करते हैं। आज भी उन्होंने आज भी उनको हिटलर याद आ रहे थे। अब पता नहीं किस तरीके से वो भारतीय राजनीति में किस संदर्भ में हिटलर को फिट करना चाह रहे थे, ये आम लोगों के समझ में नहीं आता, मेरे समझ में भी नहीं आता। और ये काम वो कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो 8 साल से कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब वीर सावरकर जैसे मैं तो मानता हूं वो भारत की राजनीति के सबसे महान व्यक्तित्व में उनका नाम है। ही वॉज द मोस्ट रेडिकल इंडियन और बहुत ही रैशनल व्यक्ति थे। जाति, मजहब, धर्म, समस्त जो बंधन है, जो आग्रह हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, इनसे ऊपर व्यक्ति थे। और ये देश का दुर्भाग्य है उस जैसे आदमी को इतना कलंकित किया कांग्रेस ने। तो ये हिटलर और आरएसएस को अटैक करना, सावरकर को अटैक करना, ये सारा का सारा एजेंडा वही है जो उनको उनके वामपंथी मित्र डिक्टेट करते हैं। ये वही एजेंडा है पूरा पूरा। तो कांग्रेस में आइडियोलॉजिकल संकट भी है, लीडरशिप का भी संकट है, और तीसरा संकट ईडी आ गया। तो अब इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और सुप्रीम कोर्ट की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में जो रूलिंग आई है पिछले हफ्ते, उसके बाद मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि अब सोनिया राहुल को जेल जाना होगा। वो चाहे उनको ईडी कस्टडी में लेके आज भेजे या वो ट्रायल के बाद उनके कन्विक्शन के स्टेज पे भेजे, और ट्रायल में भी बहुत समय नहीं लगने वाला है। जी वीरेंद्र जी, ये तो 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी इनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दोनों माँ बेटा को आजीवन कारावास होने वाला है। ये अचानक कैसे वज्रपात हो गया इनकी इच्छा पर, इनके सपने पर? आपको मालूम है ये मामला तो लगातार चल ही रहा है। 2 साल पहले उनको शायद 18 अप्रैल में को बेल मिली थी। ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और इसके ऊपर पॉलिटिकल मोटिव एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। इसके ऊपर ईडी के ऊपर राजनीतिक वेंडेटा के आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी सुविधा के अनुसार ही अपना काम करती है। और ऐसा तो है नहीं कि इन 2 सालों में उसने किसी और मामले में जांच नहीं की। तो ये तो आरोप लगते ही रहेंगे, लेकिन इस मामले में जांच तो लगातार जारी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप ये देखिए कि आज लगभग 4 साल से मामला चल रहा है। ईडी ने जब बुधवार को रेड किया दिल्ली में आईटीओ पे बहादुर शाह जफर मार्ग पे जो हेराल्ड हाउस है, ईडी ने चूंकि उनके सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया। और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कल उन्होंने उसके वहां छानबीन की। तो यंग इंडिया के दफ्तर में भी तमाम जो है आपत्तिजनक इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स ईडी ने वहां से बरामद किए। यानी ये गांधी परिवार इतना ज्यादा आश्वस्त था कि हमारा कोई क्या कर लेगा, हम तो बहुत बड़े लोग हैं, पढ़ा है पढ़ा रहने दो। और अब ये खबर आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये संकेत दिया है कि मोतीलाल वोरा का एसोसिएटेड जर्नल्स और यंग इंडिया के कामकाज में कोई दखल नहीं था। और ये भी खबर आ रही है कि यंग इंडिया के हेराल्ड हाउस के दफ्तर से तमाम ऐसे कागजात ईडी के हाथ में लगे हैं जिससे सोनिया गांधी का और राहुल गांधी का जो रिकॉर्डेड बयान है वो गलत साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खबर आई है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जैसा आपने कहा है कि दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है,
राष्ट्रपति से वो मिलने वाली हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात तय है। वो गैर कांग्रेसी जो सांसद हैं, दलों के नेता हैं, उनसे भी कल यानी शनिवार को सेंट्रल हॉल में मुलाकात करने वाली हैं। क्या वजह है? सोनिया गांधी से क्यों नहीं मिलना चाहती? राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलना चाहती? कांग्रेस की लीडरशिप से वो क्यों नहीं मिल रही हैं? और कांग्रेस की नेता मार्गरेट अल्वा को अगर उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट शरद पवार ने घोषित कर दिया, तो उन्होंने ये ऐलान क्यों कर दिया कि हमारी पार्टी तो इस चुनाव का ही बायकॉट करेगी, यानी वोट भी नहीं डालेंगे हम। ममता बनर्जी का भी वही संकट है जो संकट सोनिया गांधी का है। आपने सुना होगा पिछले महीने दार्जिलिंग के गेस्ट हाउस में बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा की जो है और ममता बनर्जी की 2 घंटे से अधिक की बैठक चली है। तो आज की तारीख में ममता बनर्जी के सामने केवल एकमात्र चुनौती है कि कैसे अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को जेल जाने से बचाएं। वो भी, उनके ऊपर भी ईडी की तलवार लटक रही है। तो ममता बनर्जी के सामने अब आप ये सोचिए कि ममता बनर्जी को अगर विपक्षी एकता की मीटिंग के बारे में सांसदों से मीटिंग करनी होती तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मिलती। अगर करनी होती तो वो मीटिंग किसी बंगले में हो, शरद पवार के बड़े घर में होती या संसद भवन के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होती। लेकिन पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मीटिंग का मतलब ये है कि केवल फॉर्मल मीटिंग है, चाय पानी होगा, नाश्ता होगा, खाना पीना होगा, एक फॉर्मल मीटिंग है। तो ममता बनर्जी 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी मोर्चे का नेतृत्व करेंगी, ये संभावना अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। पार्था चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से जो 50 रुपए से ज्यादा नगद मिला और बहुत बड़ी धनराशि पैसे का सोने और जेवर मिले हैं, तो और अब वो दोनों को उन करने को तैयार नहीं है। तो ममता बनर्जी अब रेस में नहीं है। वो केवल ये आई है दिल्ली तो केवल ये संदेश देने के लिए कि हमने बीजेपी के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने कोई सरेंडर नहीं किया है, हमने कोई डील नहीं किया है। स्वयं दिलीप घोष ने कहा है, जो वेस्ट बंगाल बीजेपी के नेता हैं, कि ममता बनर्जी का सेटिंग हो गया है मोदी से। आपने इस खबर को देखा होगा। तो ममता बनर्जी, वो जो एक कहावत है राजनीति में कि मुट्ठी भी तनी रहे और कांख भी दबी रहे, तो यही है। यही जो जगलरी है पॉलिटिक्स वाली, बस ममता बनर्जी के सामने अब ये विकल्प सीमित रह गए हैं। नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने अपने अपने विरोधी हैं और जो विपक्षी हैं, उनके विकल्प बहुत सीमित कर दिए हैं। शरद पवार जो एक जमाने में बहुत बड़ी धुरी बन के उभरे थे विपक्षी एकता की, आज शरद पवार बंबई से बाहर आने की नहीं सोचते। पार्लियामेंट का सेशन चलते हुए 2 हफ्ते हो गया, क्या आपने उनको देखा पार्लियामेंट के अंदर या बाहर कहीं बोलते हुए? तो ये जो था, कांग्रेस ऑलरेडी अपने झगड़ों में उलझी हुई है, अपने अस्तित्व के संकट में उलझी हुई है। वही संकट ममता बनर्जी के सामने है, वही संकट शरद पवार के सामने है। उनको भी 2019 में ईडी का नोटिस जारी हो चुका है। वही संकट शिवसेना के सामने है, संजय राउत को जेल जाना ही जाना है। और ये केवल ये कह के नहीं बच सकते कि साहब ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की कार्रवाई है, गला घोटने की तैयारी है। चौधरी साहब, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस देश में जिन लोगों के पास जा सकती है उनकी संख्या 1 लाख होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। हमारे आपके ईडी कभी नहीं आएगी। हमारे आपके यहाँ ईडी, मेरठ में कितने लोग हैं जो इस योग्य होंगे, या गाजियाबाद में जिनके ईडी आ सकती है। ये जो टॉप जो है 0.12% लोग हैं, उन्हीं के लिए ईडी है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है, तो पार्था चटर्जी के यहाँ से, अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से जो ये जो दौलत के पहाड़ निकले हैं, ये पैसा किसका है? या जो 90 करोड़ रुपया जो हवाला के जरिए आया यंग इंडिया के पास, और जो उसने एसोसिएट जर्नल्स को दिया, और 90 करोड़ रुपए दे करके आपने 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हथिया ली, ये 90 करोड़ रुपए किसका है? ये तो हवाला
के जरिए आया है, कलकत्ता की शेल कंपनी है, सारा का सारा पूरा उसका सबूत समय पूरा ब्यौरा ईडी के पास है। अभी तक ये नहीं बता पाए राहुल गांधी की ये कंपनी कौन सी है, डोटेक्स क्या नाम उसका, ये शेल कंपनी है कलकत्ता की। तो क्या अगर आप कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई है, तो क्या आप ये भी कहना चाहते हैं कि ईडी के पास हमारे खिलाफ जांच करने का कोई ग्राउंड है ही नहीं, कोई कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं? क्या आप ये कहना चाहते हैं? ये बात नहीं कह रहे हैं आप? एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, दिलीप घोष का जो बयान है वो ये है कि केंद्र सतर्क रहे। ममता बनर्जी जब भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलती हैं तो वो एक गलत संदेश भेजती हैं कि जैसे उनकी मोदी से सेटिंग हो गई है। उनका बयान ये था। दूसरी बात ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? देखिए, बीजेपी का एजेंडा तो बहुत साफ है, बिल्कुल साफ एजेंडा है। जिस तरीके से बीजेपी ने जो जाति पे आधारित जो अस्मिता की राजनीति थी, जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, उसके साथ बीजेपी ने जिस तरीके से वेलफेयर को जोड़ा है और वास्तव में लोगों को उसका लाभ पहुंचा है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से कहा है कि यदि आप पीएम आवास योजना के लिए राज्य सरकार का शेयर नहीं देंगे, तो केंद्र सरकार ग्राम विकास की अन्य योजनाओं के लिए भी फंडिंग आपकी रोक देगी। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से उनके सारे विरोधी भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह फंसे हुए हैं, किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत स्पष्ट एजेंडा है, राष्ट्रवाद का एजेंडा है और हिंदुत्व एजेंडा। किसी मजहब के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की डीएमके, कर्नाटका की जनता दल सेकुलर, ये सारी पार्टियां जो हिंदू समाज को जाति में बांट करके और कुछ जो है कुछ जाति और कुछ मुस्लिम के समीकरण को बना करके अपने स्टेट में कुछ सीटें जीत लें, किसी समीकरण से सरकार बना लें, केंद्र और लोकसभा चुनाव में 2 सीटें, 8 सीटें, 10 सीटें जीत लें, उसके बाद दिल्ली में आके वो सौदेबाजी करें। इस राजनीति को बीजेपी ने, मोदी जी ने खत्म कर दिया है। अब आज की तारीख में ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी पार्टियों के लिए जो उनका अपना जो हिंदू वोट बैंक है उसको बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप आजमगढ़ और रामपुर के में जो लोकसभा के उपचुनाव हुए इस वर्ष जून में, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बड़ा गर्व था कि हम तो यादव मुस्लिम के बल पर 2/3 वोट हमको मिलेगा, लेकिन आजमगढ़ की सीट वो बचा नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ही सकारात्मक एजेंडा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी समस्त हिंदू जातियों को गोल बंद करके एक राजनीतिक मंच पे ला रही है, तो ये किसी अन्य मजहब के खिलाफ नहीं है। वो और ये बात नरेंद्र मोदी जी हजारों बार स्पष्ट कर चुके हैं। और विशेष करके जो अभी जुलाई में जो हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उन्होंने जिस तरीके से स्पष्ट संदेश दिया है पसमानदा मुसलमानों को, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अब आप कि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्नेह यात्रा निकालें और हम मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हम उनका तृप्तिकरण करेंगे, हम उनका सैचुरेशन करेंगे। वेलफेयर योजनाओं के माध्यम से, कल्याण योजनाओं के माध्यम से, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, रोजगार है, इन योजनाओं के माध्यम से ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जो जाति मुस्लिम का गठजोड़ बना करके पिछले 4 दशकों से राजनीति कर रही हैं, इन दलों के अस्तित्व के सामने संकट खड़ा हो गया है। इसलिए ये मुसलमानों को डराने के लिए ये एक डर खड़ा करते हैं कि देखो ये सारे हिंदू एक वोट हो जाएंगे और ये सब तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जब ये बात स्वयं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दी है, तो इसमें कोई शंका का आधार नहीं होना चाहिए। कोई वजह है ही नहीं।
जी 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 जी। वीरेन जी, चलते चलते एक विषय पर और चर्चा कर लें। 5 चेहरे, एक तो शरद पवार, दूसरे ममता बनर्जी, तीसरे राहुल गांधी, चौथे चंद्रशेखर राव, पांचवें अरविंद केजरीवाल। ये 5 ऐसे चेहरे थे जो सपने देख रहे थे। सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है, अरे लेकिन हमारे जिस अखिलेश तरीके जी को भी से जोड़ लीजिए। लेकिन जिस तरीके हमारे से सचिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल गए, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हुआ, एमवीए की सरकार का पतन हुआ, जिस तरह पार्थ चटर्जी अंदर गए, और जिस तरीके से अब चंद्रशेखर राव चुप्पी साध करके बैठ गए हैं, उससे आपको 2024 का अब सिनेरियो क्या लग रहा है? ये तो सब देखिए अपने अपने घाव सहला रहे हैं। जी 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 जी। मैं तो मानता हूं कि 2024 में देखिए, जिस तरीके से 2020 में कोरोना आया और जिस तरीके से उसके बाद फरवरी में रूस यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, उसके बाद जो अभी अमेरिकन कांग्रेस की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी की जो यात्रा हुई ताइवान, तो ये 3 ऐसी घटनाएं थी जो बड़ी अप्रत्याशित थी। लेकिन ये पहली 2 घटनाएं, एक तो कोरोना और दूसरा रूस यूक्रेन वॉर, इसने दुनिया की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। तमाम देश तो जो है दिवालिया होने के कगार पे आ गए। चाइना ताइवान का मामला इतना आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसका भी दुनिया के बाजारों पे, स्टॉक एक्सचेंज पे असर हुआ। तो हम ये मान के चले कि 2023 और 24 में कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना नहीं होने वाली है। तो आज की तारीख में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में कोई चुनौती नहीं देखता हूं। हाँ, अभी प्रमुख राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं। जैसे अभी इस साल गुजरात में, अगले साल मई में चुनाव है कर्नाटक में, अगले साल नवंबर में चुनाव है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये महत्वपूर्ण है। और छठवां राज्य है हिमाचल प्रदेश, यहाँ भी चुनाव है। और यहाँ भी है, मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है। तो ये जो चुनाव हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी परसों राहुल गांधी जी गए थे बैंगलोर, और जिस तरीके से उनका बैंगलोर एयरपोर्ट पे स्वागत हुआ, और जिस तरीके से लिंगायत जो वहाँ सेक्ट है उसके स्वामी ने राहुल गांधी का स्वागत किया और उनको लिंगायत समुदाय में शामिल करने की दीक्षा दी, तो उन्होंने अपना जनेऊ भी उतार दिया। तो अब राहुल गांधी जब केरल जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन लिंगायत समुदाय में जनेऊ पहनने का रिवाज नहीं है, तो वो वहां जाके लिंगायत हो गए। अब देखिए, उसके पहले वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण थे, तो अब वो लिंगायत हो गए। तो और अब पता नहीं अगले चुनाव में क्या होंगे। तो ये 5, ये जो 7 राज्य हैं, इनके चुनाव महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिन जिन नेताओं से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलने की संभावना थी, जो आपने 5 नाम लिए, और यूपी के 2 नाम आपने छोड़ दिए, श्री अखिलेश यादव और बहन मायावती जी, तो ये सब लोग जो हैं केवल जो है अपनी जो अपना अस्तित्व है वो कैसे बचा रहे, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरा मानना है आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना या भारतीय जनता पार्टी से दोनों हाथ करना, मुकाबला करना या उसको हराने की सोचना, ये इनकी कल्पना में नहीं होगा दूर दूर तक। ये केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेंगे। जी जिस आपने लिंगायत समुदाय के प्रमुख जो हैं उनका आशीर्वाद लेने गए थे, वहां इनको प्रसाद दिया गया, चरणामृत दिया गया, और वो चरणामृत को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, मेरे विचार से इनको पता भी नहीं है वो कि उन्होंने खाया जैसे वो पान मसाला खा रहे, चरणामृत को कैसे स्वीकार किया जाता है, वो कैसे उनको लिया नहीं जाता पता है। है, मैं नहीं पता है उनको। मैं दर्शकों को जरा वो दिखा दूं, एक छोटा सा अंश है वीडियो का।
ये तो इनकी शिक्षा दीक्षा है, संस्कार हैं कि इनको ये भी पता नहीं है कि चरणामृत को कैसे स्वीकार किया जाता है, कैसे लिया जाता है, कैसे चखा जाता है। तो ये ऐसे जैसे आपने कोई मूंगफली अपने मुंह के अंदर फेंक ली हो, ऐसे पान मसाला खाया है ये। तो ऐसा हाल है इनका। वीरेंद्र जी, समय निकालने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतने महत्वपूर्ण विचार जाहिर करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।